सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का अक्षर क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है पवन शर्मा, आप सभी जानते ही हैं। पहले वीडियो के लिए बहुत सारा धन्यवाद, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं था कि स्टार्टिंग में इतना अच्छा हो जाएगा। चलो उसी से मैं मोटिवेट होके उसी से मैं मतलब प्रेरित होकर एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अनुपात और समानुपात का कंटेंट वही रहेगा कि अनुपात समानुपात में अपन ने पहले वीडियो में 9-10 सवाल करे जो कि रेलवे और एमपी की जो वैकेंसियां आने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए अनुपात और समानुपात का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। अनुपात और समानुपात के दूसरे पार्ट में भी हम कुछ इंपोर्टेंट सवाल करेंगे जो कि रेलवे और एमपी एसआई एमपी वर्ग 2 इनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं अनुपात और समानुपात का आज का पहला सवाल। और सीरियल के हिसाब से देखा जाए तो 10 सवाल जो कि देखना ध्यान से। मैं आपको बता दूं ना, फिर बाद में बोलना मत मेरे को। मैं आपको ये बता दूं कि एमपी एसआई और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई छाट छाट के लाता हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। इन 10 क्वेश्चन के चक्कर में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, साढ़े से साढ़े क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लाने पड़ते हैं। यार तुम मेरी मेहनत नहीं समझ रहे हो यार। देखो यार, क्वेश्चन देखो, मजे लो, सीखो, है ना। पूरा वीडियो देखना। पिछली बार मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने पूरा वीडियो नहीं देखा। एक बार पूरा वीडियो देखना, अच्छे से हर एक सवाल को करना। हर एक सवाल क्लीन तरीके से समझाऊंगा यार। दोबारा बहुत कम सवाल होंगे तो देखने पड़ेंगे, नहीं तो देखना ही नहीं पड़ेगा। आप बस देखो, सीखो, ठीक है। तो शुरू करें, पढ़ेंगे सवाल सभी लोग आराम से पढ़ेंगे। मैं भी नहीं करवा रहा हूँ, मैं पहले आप सवाल पढ़ेंगे। सवाल में क्या लिखा है देखें। एक व्यक्ति 360 रुपए में कुछ चावल और गेहूं खरीदता है। चावल और गेहूं के वजन का अनुपात 4:3 है। क्या लिख रखा है? एक व्यक्ति 360 रुपए में कुछ चावल और गेहूं खरीदता है। चावल और गेहूं के वजन का अनुपात 4:3 है और उनकी कीमत का अनुपात 5:6 है। तो चावल का मूल्य बताओ, ठीक है। पढ़ लिया होगा सभी ने। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद करने की कोशिश करना है, ठीक है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 360 रुपए में कुछ चावल और गेहूं खरीदता है। इधर लिख देता हूं मैं एक तो चावल। चौक दूसरी लू क्या? चौक दूसरी लू ना, समझ में नहीं आ रहा। चलिए चौक दूसरी ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ लिख रखा है मैंने चावल और ये है गेहूं, ठीक है। चावल कितना है? वजन, पहले वजन देख लेते ना। एक ये वजन है और एक कीमत है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। वजन कितना है? चावल का 4 और गेहूं का कितना है? 3, ठीक है। उनकी कीमत का अनुपात, कीमत कितनी? चावल की 5 और गेहूं की कितनी है? 6। अब अपन को चावल का मूल्य बताना, कंसंट्रेट अपन को कहीं पर लिखना है चावल में, ठीक है। अब देखते हैं, 4×5 = 20, 3×4 = 18। सर गुणा क्यों किया? देखो मैं आपको सीधा सा गणित बता देता हूं कि 1 किलो चावल की कीमत 10 रुपए है, तो 2 किलो चावल की कीमत कितनी होगी? 20 रुपए। 3 किलो चावल की कीमत कितनी होगी? 30 रुपए। तो यहाँ जो वजन है उसमें तो अपन कीमत का गुणा कर रहे हैं। 1 किलो में 10 रुपए का गुणा कर रहे हैं, तो टोटल अपन को पता चल रहा है। 2 किलो में गुणा कर रहे हैं कीमत का, तो अपन को टोटल चावल की कीमत पता चल रही है ना। तो हम यहाँ पे चावल की कीमत निकाल रहे हैं, गेहूं की कीमत निकाल रहे हैं। तो चावल की कीमत कैसे निकालेंगे? जब वजन में कीमत का गुणा करेंगे। 4×5 = 20, 6×3 = 18। यहां तक बात समझ में आई। अब बोल रहा है एक व्यक्ति 360 रुपए में कुछ चावल और गेहूं खरीदता है, ठीक है। 360। अब कुल मिला के जो कीमत है वो 360 है और यहाँ पे कीमत कितनी है? 20 और 18 38। अच्छा हाँ, ध्यान रखो यार, 360 या 380 है ना बेटा, गलती से हो गया, 380 है, ठीक है। यहाँ भी 380 कर दूंगा, ठीक है। तो 38 से कम 38 और 38 से कम 38 और 0, तो कुल मिलाकर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 10। हमसे पूछा गया है चावल का मूल्य बताने। चावल कितने यूनिट है? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। देखो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे, मैं सोच रहा था कि खुद दिमाग लगाओ, खुद से करो। ये भी ऑप्शन देना चाहो तो कुछ भी दे दो। ए ऑप्शन है 100 है, बी 200 है, सी 400 है ना, और डी 300 है, कुछ भी दे दो। तो हमने जो चावल की कीमत आई है, चावल की कुल कीमत आई है अपने पास आई है 200 रुपए। और यदि हम गेहूं की पूछता तो कितना आती? 180 रुपए, ठीक है। सभी को आ गया समझ में? अगला सवाल करें, ठीक है। अगले सवाल तो अब आ गया है हमारे सामने 11वां सवाल। 10वें सवाल के बाद देखो 10वां सवाल और 11वां सवाल लगभग मैंने थोड़ा सेम लिया है, लगभग सेम है, पर थोड़ा सा
संख्या चेंज करिए, इससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या लिख रखा है पढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः 4:3:2 में तय करता है और उसके किराए का अनुपात है 1:2:4। ठीक है, और उसका जो अपन को कुल किराया दे रखा है 720 रुपए लगता है। तो ट्रेन के किराए पर व्यय कितना है? ये जो 720 दे रखा है ना भाई, 720 टोटल है। ट्रेन का किराया भी आ गया, बस का किराया भी आ गया और कार का किराया भी आ गया। तीनों का मिलके जो किराया लगेगा वो 720 रुपए लगता है। हमको पर्टिकुलर केवल ट्रेन का किराया बताना है, ट्रेन का किराया कितना होगा, हमको क्या बताना है, ट्रेन का किराया बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन है 180, 120, 160 और जो डी ऑप्शन है वो है 200। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के तो आंसर भी आ रहे होंगे, अच्छी बात है, बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों के आंसर नहीं भी आए होंगे, तो जिनके आंसर नहीं आए वो यहाँ देखेंगे, तो जिनके आंसर आए चिल मारेंगे। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं, यहाँ सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपन दूरी कर लेते हैं। ठीक है, ये दूरी हो गई। ठीक है, ये हो गया ट्रेन, ये बस और एक और क्या है, कार। ठीक है, दूरी कितना क्या अनुपात में दे रखी है, 4:3:2 में दे रखी है, जो दूरी दे रखी है। और क्या दे रखा है, किराया, किराया दे रखा है, किराया किस अनुपात में दे रखा है, किराया किस अनुपात में दे रखा है, 1:2:4 के अनुपात में दे रखा है। समझ में इतनी बात, ये तो नॉर्मल मैंने प्रश्न से देख के लिखा है। अब क्या करना है, हमको कुल किराया निकालने के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा। 4:4 अनुपात 3×6 और 2×8। ठीक है, ये टोटल आ गया, दूरी और किराया मिला के कुल मिला के कितना किराया लगा वो हमारे पास आ चुका है। अब हमारे कुल किराया दे रखा है 720। ठीक है, अब ये टोटल को जोड़ लेते हैं, 4 और 6 10, 10 और 8 18। ठीक है, अब इसी में मेरे को गुणा कैसा करना है, पढ़ेंगे ट्रेन का, कैसा, ट्रेन का कितना है 4 यूनिट, 4 को गुणा कर देते, बस का उसका 6 से गुणा कर देते, कार का उसका 8 से गुणा कर देते। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ, दिमाग में जा रही है ना बात। ठीक है, पढ़ा आता होगा 18 का 18, 18 चौक बहुत कितना हो गया 40 और 4 चौक 16 और 160 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया समझ में सभी को, करें अगला सवाल। ठीक है, तो ठीक है अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 30, 50 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उनकी आय का अनुपात 4:3:2 है और यदि ए की आय 144 रुपए, अच्छा ए की दे रखी है, केवल ए की, कुल आय नहीं दे रखी, ए की आय दे रखी है कि ए की आय 144 रुपए है, तो बी की आय बतानी है। ठीक है, हमको इसमें कुल नहीं दे रखा है, एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की आय दे रखी है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, पहले तो वीडियो रोक के खुद करने की कोशिश करें, नहीं तो यहाँ देखिए, है ना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, दिन देख लेते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, दिन कितने लग रहे हैं, ए को लग रहे हैं 30 दिन, ठीक है, बी को लग रहे हैं 50 दिन और सी को लग रहे हैं 40 दिन। यहाँ तक बात समझ में आई गई है। अब आय देख लेते हैं, आय क्या क्या दे रखी है, आय है हमारे पास, ए की आय है 4, बी की 3 और सी की कितनी है 2। अब देखो करने में तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके टोटल आय भी निकाल सकते हैं, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका गुणा करके, इसमें इसका गुणा करके टोटल आय निकाल सकते हैं। लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितना हम सवाल को छोटा बनाएंगे उतना कैलकुलेशन कम होगा, उतना आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, तुम्हें यहाँ जीरो से इस जीरो से इस जीरो से तीनों जीरो को क्या अनुपात में, राइट में अनुपात में है ना, तो अनुपात में हम काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 चौक 12, 5 दिया 15 और 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, यदि ए की आय, अब ए की आय कितनी यूनिट है 12 यूनिट, और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 144। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, जैसे 44 में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 ही जाएगा। हमसे पूछिए बी की आय, बी की आय कितनी यूनिट है 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 × 12, तो 15 × 12 कितने हो जाएंगे 180 हो गए ना, 180। ऑप्शन नंबर बी आ गया समझ में, इजी था।
पिछले सवाल में जैसा ही सवाल था, बस इसमें क्या थोड़ा सा अंतर दे गया था कि पिछले सवाल में टोटल आय दे रखी थी और इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की आय दे रखी। करें टाइप चेंज करें ना, आगे सभी बच्चों को समझ में। चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल इस प्रकार है, अभी तक के सारे सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है। अगला सवाल इस प्रकार है कि यदि x माइनस वाई अनुपात y माइनस जेड अनुपात z माइनस के बराबर 2:3:5 हो तो z अनुपात x प्लस k का मान बताओ। ठीक है, कितनी बार समझ में आ रही है? हाँ, इससे पहले वाले सवाल में क्या था, एक बहुत बड़ी बड़ी लाइनें दे रखी थी, उनसे फिर अपन को पढ़ना था, उनसे समझना था। अब ये छोटा सा सवाल है तो इसमें लगाना पड़ेगा दिमाग। दिख छोटा रहा है लेकिन ये छोटा नहीं, ध्यान देंगे, है ना? देखो x माइनस वाई बराबर मैं मानता हूँ 2a। सर हमेशा तो अपन अनुपात को k में मानते हैं बेटा, यहाँ पे k में पूछा है ना, इसलिए a मान लो, कोई सा भी लिख मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, y माइनस जेड मान लेता हूँ मैं 3a के और z माइनस k मान लेता हूँ मैं 5a के। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे निकालना है z अपॉन, अनुपात का मतलब अपॉन होता है, z अपॉन x प्लस k के लिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो आप क्या कर सकते हैं। देखो यदि इन दोनों को जोड़े, अपन इनको भी बाद में देखेंगे, इन दोनों को जोड़े तो 2a और 3a दोनों जोड़ के 5a बनेगा, तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता हूँ, क्या होगा x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड बराबर 2 और 3 5 में। यहाँ तक बात समझ में आ रही? सर ये माइनस के y से प्लस का y तो कट गया, अब बचा क्या, x माइनस जेड बराबर 5a। अब 5a की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हो, जेड माइनस ए लिख सकते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत? हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन कि सर एक काम कर सकते हैं, जेड जेड वालों को एक साथ ले लेते हैं और बाकी लोगों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, एक्स माइनस का कितना उधर ले लेते हैं, प्लस का हो जाएगा जेड, और ये उधर जाएगा तो देखो डायरेक्ट इधर 2 जेड हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए कि जेड अपॉन एक्स प्लस के चाहिए। ठीक है, जेड अपॉन एक्स प्लस के, यदि मैं जेड को यहाँ बटेंगे नहीं, अपन को जेड अपॉन एक्स प्लस के चाहिए ना, तो मैं 2 को बटेंगे, यहाँ पे कुछ भी तो 1 है, तो जेड अपॉन एक्स प्लस के, तो आ गया ना आंसर हमारा, जेड की वैल्यू 1, तो ये जेड अनुपात एक्स प्लस के बराबर 1 अनुपात 2, एक्स प्लस के की जगह कितना रहेगा 1/2, 1:2। एक ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए। एक बार समझाओ क्या हो, देखो कुछ भी नहीं किया है, x माइनस वाई बराबर 2a है, y माइनस जेड बराबर 3a है और z माइनस के बराबर 5 है, ये तो हमको दे रखा है। अब हमको क्या करना है, z अनुपात x प्लस के निकालना है, z अनुपात x प्लस के या z बटे x प्लस के निकालना है। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं इसके जैसा कहीं ना कहीं बना दूं, x प्लस के जैसा या z जैसा। तो इसके पहले तो क्या करेंगे कि मुझे ही पता चला कि सर 2a और 3a को यदि मैं जोड़ दूं तो ये आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर मैं ये लेके आया। तो क्या किया मैंने, x माइनस वाई किया प्लस किया y माइनस जेड किया, इन दोनों को जोड़ा, 2 और 3 कितना हो गया 5 है। ठीक है, ठीक है, y से y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड बराबर 5 है। अब 5 है की जगह मैं z माइनस के लिख सकता। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जेड को मैं उधर ले लिया, के को मैं इधर ले आया, तो के माइनस का था तो प्लस का हो गया, जेड माइनस का था तो उधर गया तो प्लस का हो गया, तो 2z हो गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए जेड अपॉन एक्स प्लस के, है ना, जेड, ध्यान रखो जेड अपॉन एक्स प्लस के चाहिए, तो जेड तो इजी रहेगा, एक्स प्लस के उधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट 1 और 2 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो 1:2 1/2, ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों को आया समझ में? थोड़ा डिफिकल्ट था, नहीं हो तो वापस से एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना, आ जाएगा। तो उन सवालों के बाद अब आगे हमारे सामने है 14 नंबर क्वेश्चन के पढ़ेंगे सभी। दो असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया है, तो जो संख्या प्राप्त हुई उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात तय करें। ठीक है, कठिन सवाल है, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद अच्छे से पढ़ना है, करने का प्रयास करना है और अच्छे से सोचना है, दिमाग लगाना है। ठीक है,
देखते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि मान लिया कि ये जो बड़ी संख्या है, ये जो बड़ी संख्या है ये मैंने मान ली x, और जो छोटी संख्या है वो मैंने मान ली y। ठीक है, छोटी संख्या क्या मान ली मैंने y। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब जो जो बोलता गया वैसा करते जाएंगे कि दो असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। छोटी संख्या क्या है y, तो y का आधा हो गया y बटे 2। तो x में से भी घटाऊंगा मैं y बटे 2 और y में से भी घटाऊंगा मैं y बटे 2। ठीक, ओके ओके। यहाँ क्या हो गया 2x माइनस वाई बटे 2 और 2y माइनस वाई बटे 2। तो ये कितना हो गया है, यहाँ कर देता हूँ ना, कि 2x माइनस वाई बटे 2 तो इनफिनिटी हुई और 2y में से y गया तो y बटे 2। ठीक, अब क्या बोला गया है कि उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है। तो ये है बड़ी संख्या, ये है छोटी संख्या। यदि छोटी संख्या में 5 का गुणा कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर। आगे बात समझ में कठिन है? हाँ कठिन तो है, लेकिन यदि अच्छे से देखा, अच्छे से समझा तो बिल्कुल दिमाग में ए से घुसेगा, ए से सीधा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसे 2 से 2 खत्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 2x माइनस वाई और 5y, है ना। अब y उधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5y को 6y। ठीक है, मुझे पूछा गया है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का निकालना। तो बड़ी संख्या क्या है x, छोटी संख्या क्या है y। तो y को इधर नीचे ले आऊं, ऊपर 6 ही सही, और ये 2 उधर चला गया तो 2 एकम 2, 2 गया 6, 3:1। ठीक है, 3:1, ऑप्शन नंबर सी। इजी था, ज्यादा कठिन तो नहीं था। एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि दो असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए। तो मैंने बड़ी संख्या मान ली x, छोटी संख्या मान ली y। ठीक, अब छोटी संख्या का आधा अपन को दोनों में से घटाना है। छोटी संख्या क्या है y, तो y का आधा कितना हो गया y बटे 2। ठीक है, तो बड़ी में से भी y बटे 2 माइनस कर दिया और छोटी में से भी y बटे 2 माइनस कर दिया। इजी, पहली स्टेप तो ये हो गई। अब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 में x का मल्टीप्लाई किया, 2x हो गया माइनस y हो गया, अपन में 2 हो गया। ऐसे 2y हो गया माइनस y हो गया, अपन में 2 हो गया। ठीक है, अब 2x माइनस y तो इजी से बटे में 2 है, इजी से 2y में से 1y गया तो 1y बच गया। ठीक, बटे में 2। ठीक, अब अपने लाइन बोली गई है कि तब जो संख्या प्राप्त हुई उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है। तो बड़ी संख्या तो ऑलरेडी 5 गुना है, और यदि मैं छोटी संख्या में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया इस क्वेश्चन की? 2 से 2 खत्म हो गया, y और मैं 5 का मल्टीप्लाई किया 5y हो गया, माइनस का उधर गया 6y हो गया। वो बड़ी से छोटी का अनुपात निकालना था, 2 को उधर बटे में ले गए तो 2 एकम 2, 2 दिया 6, इसलिए 1 गया, 3:1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? बड़े आ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि 4, देखो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया ना तो लोड नहीं लेना है, आपको वीडियो को बस थोड़ा सा पीछे ले जाना है, वापस से उसको देखना है, वापस से क्वेश्चन को पढ़ना है। और जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब पूरा कंसंट्रेट अपना क्वेश्चन पे होना चाहिए। आप यदि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लोगे ना तो आधा दिमाग तो आपका वहीं चल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि हमको कौन से रास्ते पे जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये रहता है कि क्वेश्चन में पढ़ते दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है कि ये कर दूं वो कर दूं, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है कि हमको कौन से रास्ते पे जाना है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पढ़ना नहीं, अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि 4 कलम 6 नोटबुक और 9 फाइल का मूल्य 305 रुपए। सिंपल, 3 कलम 4 नोटबुक और 2 फाइल का मूल्य 145 रुपए है। तो हमको ये बताना है कि 5 कलम 8 नोटबुक और 16 फाइल का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है 415, 465, 440 और सीएनडी। सीएनडी का मतलब वो जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते ना, काउंट डिटरमिनेंट। ठीक है, समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं, इसमें देता है 4 कलम, तो 4 कलम में 4 पेन ले लूं, प्लस नोटबुक और 6 नोटबुक और 9 फाइल की 9 एक, इसके बराबर है 305।
5 के बराबर है। ठीक है, 3 कलम यानी कि 3 पेन प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 कलम यानी कि 2, अच्छा 2 फाइल है ना, 2 फाइल किसके बराबर है 141 के बराबर है। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, 5 तो पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल का प्राइस। ठीक है, जो उनको कितना होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, देखो देखो दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं, देखो कि सर 5 लाना है तो इन दोनों को सर जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, माइनस कर दे, माइनस कर दे, अरे माइनस देखना है ना क्या होगा। 4 में से 3 गया तो 1 पेन, 6 में से 4 गया तो 2 नोटबुक, तो 9 में से 2 गए तो 7। कितने हो गई, माइनस करेंगे 6, 2 में से 6। तो यहाँ पे अपने पास आ गई मुझे 1 पेन की, 2 नोटबुक की और 7 फाइल का जो मूल्य है, या 7 फाइल की जो कीमत है वो 160 रुपए है। अब यदि मैं देखो इसमें इसको जोड़ दूं तो 4 और 1 5 हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 9 और 7 16 हो जाएंगे। आई ना समझ में बात, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, केवल यही तरीका नहीं है सवाल बोलने का, बहुत सारे तरीके। तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 पेन, ठीक है ये 5 पेन, 6 और 2 8 नोटबुक और 9 और 7 16 फाइल। तो इधर कितना 305 प्लस 160 कितना हो गया 5 6 4 4 6 5 दिख रहा है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। देखो समझ में आ गया। देखो इसमें क्या है कि जैसे मैंने करा था सर, आपने इसको माइनस किया फिर इसमें प्लस कर दिया, तो ये मेरा तरीका। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं किसी एक सवाल को करने के। ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया वो एकदम बिल्कुल हो गया, ऐसा ही होता होगा, नहीं, ऐसा तो होता ही है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद का दिमाग भी लगाना है कि सर 4 में 3 जोड़ दूं मैं 7 हो जाएगा, फिर 7 में से कुछ भी दिमाग लगा कर आपको इसको ट्राई करना है। और इसके अलावा और तरीकों से भी ट्राई करना है, क्योंकि इसमें के और सवाल कम से कम 3 सवाल में आगे करवाने वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आया हो तो वापस से करेंगे, वापस से देखेंगे। चलिए करें अगला सवाल। ठीक है, तो 15वें सवाल के बाद अब हमारे सामने आ गया है 16वां सवाल। 15वां सवाल 16वें सवाल का बड़ा भाई है, मतलब कैसे, जो हमने 15वें सवाल में किया था ना वही हमको कुछ 16वें सवाल में करना है। बस इतना सा ध्यान रखना कि 15वें सवाल में हमारे पास 2 समीकरणें बनी थी, 16वें सवाल में 16th नंबर के सवाल में हमारे पास 3 समीकरणें बनेगी। तो चलिए ध्यान देते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के बाद खुद करने की कोशिश करेंगे। पहले आप वीडियो पॉज करके, नहीं होगा तो बोर्ड पर देखेंगे, मैं यहाँ पे समझाने के लिए खड़ा हूँ। ओके, देखिए पढ़ते हैं कि 8 पेंसिल और 5 कलम तथा 3 रबड़ का मूल्य 150 रुपए है। 9 पेंसिल, सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है, 9 पेंसिल 6 कलम 5 रबड़ का मूल्य 130 रुपए है। तो 16 पेंसिल 11 कलम तथा 3 रबड़ का मूल्य 221 रुपए है। तो 39 पेंसिल 26 कलम और 13 रबड़ का मूल्य हमको बताना है। ऑप्शन हमारे सामने है 316 546 624 482। देखो यदि आपके आंसर आ जाए तो कमेंट में आंसर जरूर लिखना है ना, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको, कुछ भी नहीं है। 8 पेंसिल इसलिए 8 पी, 5 कलम यानी कि 5 के से कलम ले लेता हूं, वैसे तो पेन होता है लेकिन के से कलम ले लेता हूं। 3 रबड़ यानी कि 3 आठ बराबर है 111। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 9 पेंसिल प्लस 6 कलम प्लस 5 रबड़, इसका मूल्य कितना 130 रुपए। ठीक, ऐसे 16 पेंसिल प्लस 11 कलम प्लस 3 रबड़, इसका मूल्य कितना है 221 रुपए। और हमको क्या निकालना है, क्या हमको पता करना है कि सर 39 पेंसिल का, 26 कलमों का और 13 रबड़ों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, दिमाग लगाए, हमको 39 लेके आना है, कैसे भी करके क्या लेके आना है 39 लेके आना है। तो क्या कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़े तो 8 और 9 17, 17 में 16 33, 33 से 39 तो हो नहीं रहा, चलो जोड़ते तो हैं, जोड़ते हैं। क्या कर सकते हैं कि सर 16 और 9 कितने हो गए सर 25, 25 और 8 33, तो 33 पेंसिल हो गई, सही है। 6 और 5 11 और 11 और 11 22, तो 22 कलमें हो गई। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 रबड़ हो गए। और इन तीनों को जोड़ोगे तो 1 और 1 2, 2 ने 3 5 और 1 6, 2 3 4, 462। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई। अब क्या कर सकते हैं, देखो यदि अपन चाहें तो
यदि इसको मैं ढंग से देख लूं तो ये सब में मुझे 11 कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन दिख रहा है? 11। तो यदि मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लूं, यहाँ कितना बचा? 3 पे, क्योंकि 11 का 33 होता है ना। 11 दूना 22, 2 के, और 11 का 11 तो केवल 8। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी यदि मैं 11 कॉमन ले लूं तो इसको मैं क्या 11 गुणी 11 चौक 44 और 2 11 दूनी 22, तो 42 लिख सकता हूँ ना। फिर 11 में 42 का गुणा करके तो 462 आ जाएगा। तो यहाँ 11 से 11 कैंसिल, तो ये बच गया मेरे पास 3p प्लस 2p प्लस r बराबर 42। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक। लेकिन हमको तो पूछा है 39 पेंसिल के बारे में। के बारे में? 39 पेंसिल के बारे में। यहाँ 3 पेंसिल है, 3 को 39 बनाने के लिए काय का गुणा करना पड़ेगा? सर 13 का गुणा कर दो। ठीक है, इस समीकरण को यहाँ लिख देता हूँ, 3p प्लस 2k प्लस r बराबर 42। सर इसमें आप 13 का गुणा कर दो दोनों साइड। कितने का? 13 का। सही है, तो 13 दिया 39 भी, 13 दूना 26 के, 13 कम 13 r, और 42 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 का 6 हसीब का 2, 13 चौ 52 और 2 54, 546। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चों को आया समझ में? थोड़ा बड़ा सवाल था, लेकिन सवाल था, लेकिन आपको समझना जरूरी है, सवाल को पकड़ना जरूरी है। यदि आपने सवाल पकड़ लिया तो बड़े से बड़ा सवाल होगा। जैसा कि मैंने बोला ही है ना भाई, मेरे साथ जुड़े रहो, आपके अनुपात और समानुपात के सारे कॉन्सेप्ट ऐसे नीट एंड क्लियर, अच्छा ये नीट एंड क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हमारे सामने अगला सवाल पढ़ेंगे। फिल्म की टिकट की कीमत 9 रुपए से 10 रुपए के अनुपात में बढ़ी। मतलब पहले फिल्म की टिकट की कीमत कितनी थी? 9 रुपए की थी। अब कितने की हो गई? 10 रुपए की, 1 रुपया बढ़ गया। अनुपात में बढ़ी, एक्चुअली अनुपात में बढ़ी है। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपए था और 2200 टिकट बेचे गए, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में हुई वृद्धि क्या होगी? गॉट इट? सवाल समझ में आ गया? ठीक है, ऑप्शन दे रखे 44,000, 4 लाख, 41,000 से 10,000, 10,000 लाख, 4 लाख 40,000, 39,600, 3,960। देखते हैं मेरे से पहले किसके आते हैं। सभी करेंगे, साथ में करेंगे, है ना? साथ में करेंगे, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, और देखते हैं किसके आंसर आते हैं। करते हैं कि फिल्म की टिकट की कीमत 9 रुपए से 10 रुपए के अनुपात में बढ़ी। तो पहले 9 रुपए थी, अब कितनी हो गई? 10। ठीक है, यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपए का, मतलब ये 180 के बराबर है, तो यदि 9 यूनिट 180 के बराबर है तो 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? तो सर 180 बटे 9 गुणित 10। सही है, 9 दूनी 18, 20 नहीं 200, तो 10 यूनिट हो जाएगी 200 के बराबर में। अब देखो वृद्धि कितने की हुई? 180 और 200 के बीच में कितने की वृद्धि हुई? 20 रुपए की वृद्धि हुई। 200 की वृद्धि नहीं हुई, 20 रुपए की वृद्धि हुई। पहले किराया 180 रुपए था, अब किराया हो गया 200 रुपए, तो कितने की वृद्धि हुई? 20 रुपए की। और टिकट कितने थे? 2200, तो 2200 में 20 का गुणा कर दो, 22 गुना 44, 1 2 3, 1 2 3, तो ऐसे करके 44,000 अपना आंसर है। अब देखो यदि आप इसमें 200 का गुणा कर देते तो आपका आंसर आता 4,40,000, जो कि बिल्कुल गलत होता। आपको वृद्धि से गुणा करना है। वृद्धि कितने की होगी? 20 रुपए की वृद्धि हुई है, तो 2200 दूनी 44,000 आपका आंसर है। ठीक है, सभी को आ गया समझ में? करें अगला सवाल। 17वें सवाल के बाद अब हमारे सामने आ गया है 18वां सवाल, जिसको करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। 50 छात्रों वाली कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। तो कक्षा के लड़के के आयु का योग बताना है। आयु का योग बताना मतलब कुल मिलाकर जितने भी लड़के हैं उनके आयु का योग कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, समझ गए ना सभी? चलो सबसे पहले देखते हैं टोटल मिला के छात्र कितने? 50 आए हैं, और उसमें से जो बॉय हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज है ना गर्ल्स है, ये है 4:1। तो यही बहुत नॉर्मल सा है कि बस सर 50 बटे 5 कर दो, 4 का गुणा कर दो, तो 5 नहीं 50, तो 40 तो लड़कियां लड़के हैं, मतलब लड़के हैं बॉयज हैं, और 10 लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये तो अपन ने अनुपात के हिसाब से निकाल लिया। अब पहली लाइन पढ़ते हैं। कक्षा में लड़कों की औसत आयु, अच्छा औसत आयु, क्योंकि औसत आयु किसके बराबर है? लड़कियों की संख्या की दोगुनी। लड़कों की संख्या कितनी? 10, तो 10 का दोगुनी कितनी है? 20। तो ये 20 साल क्या है? औसत आयु है। जितने भी लड़के हैं ना उन सबकी औसत आयु है।
लड़के कितने 40, सर 40 लड़के हैं और यदि अपन से कुल योग पूछे तो जितने भी लड़के हैं उसमें औसत आयु का गुणा तो नहीं कर देते अपन, तो 40 गुना 80 नहीं 0 800, ऑप्शन नंबर सी। आ गया सभी को समझ में? ठीक है, करें अगला सवाल। तो ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने किए टोटल 9 सवाल, पहले वीडियो में भी हमने 9 सवाल किए थे, इस वीडियो में भी 9 सवाल किए। सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात है कि यदि समझ में नहीं आए ना तो हर वीडियो को 2 बार देख लेना है, हर क्वेश्चन को 2 बार देख लेना है, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। आप करें 18 सवाल में प्रैक्टिस करें, इसके बाद आने वाले वीडियो में और आगे के सवाल करेंगे। इसलिए आज के लिए धन्यवाद।